तो सभी बहनों एवं भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो है बालक देखभाल और शिक्षा, जिसे हम बाल विकास भी कहते हैं। ये आपके एग्जाम में 45 नंबर का आने वाला है, तो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। और इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 हम लेकर के आ गए हैं, यानी कि इससे पहले लगभग सभी सब्जेक्ट के 6 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, तो आप चैनल के अंदर प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है महिला परीक्षा फ्री क्लास के नाम से, उसमें जाकर के आप सारी क्लासेस जितनी अब तक हुई हैं वो सारी क्लासेज आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि जितने भी वीडियो हम डाल रहे हैं वो सारी वीडियो टाइम टू टाइम आप तक पहुंच सके। नोटिफिकेशन बेल भी आपको दबा लेना है। और आज प्रश्नों की संख्या आपको ज़्यादा देखने को मिलने वाली है। अभी तक 20-20 प्रश्न करा रहे थे, लेकिन अब हम मोस्ट इंपोर्टेंट 30 प्रश्नों को कराने वाले हैं। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, महिला एवं बाल विकास की तरफ से जो आपकी महिला सुपरवाइजर की भर्ती निकाली गई है, इसके कंप्लीट सुपर नोट्स अब उपलब्ध हैं। चारों सब्जेक्ट के नोट्स आपको मात्र 128 रुपये में उपलब्ध हैं। ठीक है, तो आप लोग तुरंत ये नोट्स मंगवा लीजिए। व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स में क्या क्या मिलने वाला है वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले पोषण एवं स्वास्थ्य जो आपके एग्जाम में 55 नंबर का आने वाला है। कंप्लीट सिलेबस जो भी आपके एग्जाम में दिया गया है, जो सिलेबस में दिया गया है, कंप्लीट हमने अपने पीडीएफ नोट्स में कवर किया है। उसके बाद में सामान्य ज्ञान, जिसके अंदर आपका मैथ भी आएगा, रीजनिंग आएगा, कंप्यूटर आएगा और आपकी योजनाएं आएंगी, एक्ट आएगा और ये आयोग क्या होते हैं, ये सारी जो जानकारी आपकी सामान्य ज्ञान के अंदर पूछी जाएगी, इसको भी हमने कंप्लीट कवर किया है अपने पीडीएफ नोट्स में। उसके बाद में शिशु देखभाल, जिसे हम बाल विकास भी कहते हैं, तो ये भी हमने कंप्लीट कवर कर रखा है अपने पीडीएफ नोट्स में। साथ ही साथ में मैनेजमेंट जो कि प्रबंधकीय कौशल होता है, तो ये सब कुछ चारों के चारों सब्जेक्ट हमने अपने पीडीएफ नोट्स में एक साथ कवर कर रखे हैं। ये चारों सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट्स आप मात्र 128 रुपये में मंगवा करके अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। अगर अभी भी किसी ने तैयारी नहीं शुरू की है, तो अभी भी आप लोग तैयारी शुरू कर सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं। ये नोट्स इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि 30 दिन में आप आसानी के साथ में 2 बार इस नोट्स को समाप्त कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, अगर आप डेली 6 घंटा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये नोट्स तुरंत मंगवा करके अपना थ्योरी अपनी यहाँ से कवर कर लीजिए और एमसीक्यू की हम डेली आपकी प्रैक्टिस करवा ही रहे हैं, तो आपकी एक बेहतरीन तैयारी हो जाएगी और आप आराम से 660 में से एक सीट अपनी जरूर पक्की कर लेंगे। ठीक है भाई, चलिए क्लास शुरू करते हैं और आपको बता देते हैं ये नोट्स मंगवाना कैसे। इसके लिए आपको ये स्कैनर दिखाई दे रहा है, इसी पर आपको 128 रुपये का पेमेंट कर देना। स्क्रीनशॉट खींच लीजिए इसका, इसी पर 128 का पेमेंट करके और पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इसी पर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, तुरंत आपको नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है भाई, समझ में आ गया सबको? अब चलिए क्लास शुरू करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कथन आयुष्मान भारत योजना के बारे में असत्य है? यानी कि असत्य कथन आपसे पूछा गया है। बताइए कौन सा ऐसा कथन है जो आयुष्मान भारत योजना के बारे में असत्य है। देखिए, तो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, इसके तहत समस्त नागरिकों को लाभ पहुंचाया जाएगा। ऑप्शन बी है, लाभार्थी को 5 लाख तक का बीमा कवर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है, यह स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित है। ऑप्शन नंबर डी है, इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। बताइए कौन सा कथन असत्य है आयुष्मान भारत योजना के बारे में। आंसर की बात करें, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि इसके तहत समस्त नागरिकों को जो है लाभ नहीं पहुंचाया जाता। इसके कुछ क्राइटेरिया होता है, ऐसा नहीं कि हर किसी का आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। एज इतनी होनी चाहिए, इतनी इसकी आय होनी चाहिए, कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, सारी बहुत सारी जो है क्राइटेरिया होता है। तो हर किसी के लिए आयुष्मान योजना नहीं है, लाभार्थी के लिए, हर किसी लाभार्थी के लिए नहीं उपयुक्त है। ये जो है एक फिक्स क्राइटेरिया होता है, उन लोगों को ही आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो पहला ही कथन आपका असत्य हो जाएगा। इसके तहत समस्त नागरिकों को लाभ नहीं पहुंचाया जाएगा। कुछ विशेष नागरिक होते हैं जो बहुत सारे क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, उन लोगों को लाभ पहुंचाया जाता है। बाकी इसके बाद में जितने भी आपके ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन सही हैं। लाभार्थी को 5 लाख का बीमा कवर दिया जाता है, बिल्कुल सही बात है। 5 लाख तक का आपका जो इलाज है वो मुफ्त कराया जाता है और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है और इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। बाकी सारे कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए, तो भारत में महिला सशक्तिकरण एवं दहेज रोकथाम हेतु कौन सा अधिनियम पारित किया गया है? यानी कि जो दहेज है उसको रोकने के लिए और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कौन सा एक्ट लागू किया गया है? दहेज प्रतिषेध एक्ट 2006,
दहेज प्रतिषेध एक्ट 2005, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 या फिर इनमें से कोई नहीं। आइए आंसर देखते हैं। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दहेज दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 ये लागू किया गया है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए और दहेज को कम करने के लिए। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय किस प्रकार की शिक्षा से है? यानी कि चाहे वो वंचित समूह के हों, SC ST OBC आदिवासी किसी भी समूह के हों और उनके साथ में कोई भी विद्यार्थी पढ़ रहा हो, सबको एक ही छत के नीचे एक साथ आपको पढ़ाना है, तो इस प्रकार की शिक्षा को हम कौन सी शिक्षा कहेंगे? अपवर्जन शिक्षा, समावेशी शिक्षा, एकीकृत शिक्षा या फिर विशेष शिक्षा? आंसर की बात करें, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम इसे समावेशी शिक्षा कहेंगे। अब समावेशी शिक्षा आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी, तो समावेशी शिक्षा के बारे में समझ लीजिए। समावेशी शिक्षा का अर्थ है किसी भी कोई भी विद्यार्थी हो, चाहे वो SC है, ST है, OBC है, चाहे वो विकलांग है, चाहे वो किसी भी जाति से आता हो, किसी भी धर्म से आता हो, सबको एक साथ एक ही छत के नीचे पढ़ाया जाएगा, किसी भी बच्चे में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम समावेशी शिक्षा के अंतर्गत रखते हैं। सबको एक निगाह से देखने वाली शिक्षा समावेशी शिक्षा कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चीज़ें आपके समझ में आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि आपके कमेंट के थ्रू ही हमें उत्साह मिलता है। ठीक है ना, और हम डेली नई नई वीडियो लाने का प्रयास करते हैं और अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? जो बिल्कुल शुरुआत वाली जब बालक स्कूल जाना शुरू करता है, तो उस शिक्षा को हम क्या कहते हैं? शैशवावस्था शिक्षा कहते हैं, औपचारिक शिक्षा कहते हैं, बाल्यावस्था शिक्षा का आरंभ कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? आइए आंसर देखिए, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाल्यावस्था का शिक्षा का आरंभ जब बिल्कुल बालक थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, मान लीजिए 4 से 5 साल का बालक हो गया, अब तो इतने में लोग स्कूल में भेजने लगते हैं। ठीक है, तो इसको हम प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये यहाँ से बाल्यावस्था शिक्षा का आरंभ हो जाता है, बच्चा नर्सरी में पढ़ने जाने लगता है। ठीक है, कुछ लोग जो है आंगनवाड़ी में भेजते हैं, तो इस तरह की शिक्षा को हम बाल्यावस्था शिक्षा का आरंभ कहते हैं। इसी को हम प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा भी कहते हैं, दोनों एक ही बात है। तो आपसे यही पूछा था कि प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसे हम बाल्यावस्था शिक्षा का प्रारंभ के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्या सही है और क्या गलत है, इसकी समझ होना किस विकास का हिस्सा है? एक बच्चे को, जब बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा होता है, मान लीजिए 2 साल का बच्चा है, तो उसको नहीं पता है भैया क्या सही है क्या गलत है। लेकिन जब उस बालक में विकास हो जाए कि क्या सही और क्या गलत है, इसकी समझ का विकास हो जाए, तो इस प्रकार के विकास को हम क्या कहेंगे? व्यावसायिक विकास कहेंगे, सामाजिक विकास कहेंगे, सांस्कृतिक विकास कहेंगे, या फिर नैतिक विकास कहेंगे? आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि इस प्रकार के विकास को हम नैतिक विकास कहते हैं। जब बच्चे को समझ में आ जाता है, जब माता पिता उसको सिखाते हैं, देखो बेटा सामने ये अंकल आंटी जी खड़े हैं, इनको नमस्ते करो बेटा, ये आपके दादाजी दादी हैं, इनके पैर छुओ बेटा, अपने माता पिता के सुबह पैर छुओ बेटा, ये बहुत अच्छी बात होती है, झूठ मत बोलो ये जो है गलत बात होती है। तो इस चीज़ की जब समझ बालक में आ जाती है, तो इस प्रकार के विकास को हम नैतिक विकास के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है, उसे किस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? यानी ऐसा बालक जिसकी बुद्धि लब्धि, जिसका IQ लेवल जो है वो 105 ज्ञात किया गया है, तो बताइए किस तरह का बालक होगा? अब ये IQ लेवल के बारे में पूरा डिटेल समझा चुके हैं, आपको अपनी PDF में देखने को मिल जाएगा। जिन लोगों ने PDF ली होगी उनको पता है IQ लेवल किसका कितना होना चाहिए, जो है बहुत ज़्यादा जो आपका क्रिएटिव बालक होगा उसका कितना होना चाहिए, सब हम बता रखे हैं। ठीक है ना, इसीलिए आपको हम नीचे जो डिटेल लिखा हुआ होता था उसको समाप्त कर दिया। क्यों? अगर हम डिटेल आपको पढ़ाने लगते थे तो फिर प्रश्नों की संख्या कम हो जाती थी, 20 हो जाती थी प्रश्नों की संख्या। तो हमने क्या किया, नीचे वाला डिटेल समाप्त कर दिया है, क्योंकि ये डिटेल तो PDF नोट्स में ऑलरेडी अवेलेबल है और लगभग सबके पास में PDF नोट्स पहुँच चुके हैं, तो वहाँ से वो लोग पढ़ ही लेंगे, तो इतना समय खर्च करने की क्या आवश्यकता। ठीक है ना, सीधे आंसर बताएंगे और आपको समझाएंगे और सीधे अगले क्वेश्चन पर पढ़ लेंगे। इसके अलावा इससे अच्छा ये रहेगा कि हम प्रश्नों की संख्या बढ़ा दें, तो 20 से बढ़ा करके हमने प्रश्नों की संख्या 30 कर दी है और वो जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ होता था उसको समाप्त कर दिया है। ठीक है, चलिए, तो IQ लेवल की बात करें तो कैसा बालक होगा? ये सामान्य बुद्धि होगी, श्रेष्ठ बुद्धि होगी, मंद बुद्धि होगी, फिर सामान्य से अधिक होगी? आइए आंसर देखिए, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है कि इस तरह के बालक को हम सामान्य बुद्धि वाला बालक मानेंगे। जो 105 पे होता है उसको हम सामान्य बुद्धि मानते हैं। 100 से लेकर के 110 वाला जो बालक होगा उसको हम सामान्य बुद्धि के अंतर्गत रखेंगे। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। फ्रायड ने लैंगिक विकास के कितने चरण बताए हैं? ये फ्रायड महोदय हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने लैंगिक विकास के कितने चरण बताए हैं? 3, 4, 6 या फिर 5?
आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि फ्रायड महोदय ने 5 चरण बताए हैं लैंगिक विकास के। आगे बढ़ते हैं, अगला ये फैक्ट वाले प्रश्न है, ऐसे ही पूछेंगे, बताइए कितने चरण बताए हैं। अब इसमें कुछ समझाने वाली बात ही नहीं है, सीधा फैक्ट है, फ्रायड महोदय ने 5 बताए हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। ध्यान रखना पूछ क्या रहा है, अर्थ की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ठीक है ना, जिसका एक पर्टिकुलर अर्थ निकलना चाहिए। अब जैसे का लिख दिया, इसका कोई अर्थ है क्या, नहीं है, लेकिन इसमें आ का डंडा लगा करके माँ लिख दिया, इसका अर्थ हो गया ना, काम की बात कर रहा है। तो वही पूछ रहा है कि अर्थ की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। चलिए ऑप्शन देखें, इसको हम स्वनिम कहते हैं, रूपिम कहते हैं, संकेत प्रयोग कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। आइए आंसर देखते हैं, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसको हम रूपिम कहते हैं, ठीक है। स्वनिम क्या होता है, स्वनिम का अर्थ है कि बिल्कुल जो स्वर लिखे रहते हैं, मतलब मान लीजिए आ लिखा है, ठीक है, बड़ा आ लिखा है, ई लिखा है, ये अलग अलग लिखे हैं, इसका कोई अर्थ निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा है। लेकिन अभी दो शब्दों को मिला करके, मतलब दो वर्णों को मिला करके कोई अर्थपूर्ण शब्द बना दिया जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, रूपिम कहेंगे, और यह अर्थपूर्ण की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई होती है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, सीखने की वह शैली जो गतिविधि से बहुत अधिक जुड़ी हुई होती है उसको हम क्या कहते हैं। गतिविधि का अर्थ है कि किसी काम को करके सीखना। मान लीजिए आपको दौड़ना नहीं आता, बच्चे को दौड़ना नहीं आता, ठीक है, बच्चा चल रहा है केवल, अब उसको दौड़ना तो नहीं आता है, लेकिन आप उसको सिखा दें कि बेटा ऐसे ऐसे पैर बढ़ाओ और तेजी से बढ़ाओ, तो वो क्या करेगा, दौड़ना सीख लेगा। तो ये उसने क्या की, गतिविधि की, एक्टिविटी की, है ना कोई काम किया। तो इस तरह की, जो इस तरह से जो जुड़ी हुई होती है, उस सीखने की शैली को हम क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है आपसे। मौखिक शैली कहते हैं, दृश्य शैली कहते हैं, श्रव्य शैली कहते हैं, फिर गति संवेदी शैली कहते हैं। तो इस तरह की शैली को हम जो है आपका गति संवेदी शैली कहते हैं, जिसमें बालक खुद से करके सीखता है, खुद से चीज़ों को हाथ पैर डुला रहा है, अपने सर को घुमा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ क्रिया कर रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, गति संवेदी शैली कहते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सबके पास में, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, ये कई बार पूछा गया है। एड्स कैसे फैलता है, एड्स के बारे में पूरा डिटेल में आपको समझा रखा है पीडीएफ में। एड्स क्या है, एड्स क्यों फैलता है, कैसे फैलता है, इसके लिए भारत सरकार ने कौन सी योजनाएं चलाई हैं, विश्व जो यूएनओ के द्वारा कौन सी योजना चलाई गई, डब्ल्यूएचओ ने कौन सी योजनाएं कब चलाई है, ये सब कुछ आपको बता रखा है डिटेल में, तो वहाँ से आप पढ़ लेना। अब हम सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे फैलता है, पीड़ित माता के द्वारा स्तनपान से, संक्रमित रक्त आदान प्रदान से, असुरक्षित यौन संबंध से, या फिर इनमें से सभी से। तो चलिए आंसर देखते हैं, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी कारण होते हैं एड्स के फैलने के। कल वाली वीडियो में भी एड्स के बारे में आपको बताया था कि यह एक पैंडेमिक बीमारी है। अब ये पैंडेमिक बीमारी क्या होती है, कैसे फैलती है, इसको पैंडेमिक क्यों कहा जाता है, तो कल वाली वीडियो आप देखेंगे तो आपको वहाँ पर समझ में आ जाएगा। देखिए, पीड़ित माता के द्वारा बच्चे में फैल जाता है। अगर पीड़ित माता एड्स से पीड़ित है और उसका बालक जो है वो स्तनपान कर रहा है, तो समझिए ये जो एड्स के वायरस है वो इसके अंदर भी प्रवेश कर जाएगा। संक्रमित रक्त आदान प्रदान से, यानी कि किसी व्यक्ति को पता नहीं कि सामने वाले व्यक्ति को एड्स है और उसको ब्लड की आवश्यकता पड़ी, मान लीजिए किसी भी ग्रुप की, मान लीजिए बी ग्रुप की आवश्यकता पड़ी, किसी भी ग्रुप की आवश्यकता पड़ी, और वो केवल उसके पास में है ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, और उसने अपना जो ब्लड ग्रुप है वो इसको दे दिया और उसको एड्स है, तो समझ लीजिए इसको भी एड्स हो जाएगा। और असुरक्षित यौन संबंधों से भी एड्स फैलता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। आइए ऑप्शन देखते हैं। शारीरिक विकास का मतलब समझ रहे हैं कि बॉडी की जो एक्टिविटी होती है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। खेल तथा व्यायाम, वंशानुक्रम, वातावरण, या फिर उपरोक्त सभी। इसका भी आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगर आप घर पे पड़े रहेंगे, ठीक है, ये कोई मोटू जी हैं, ठीक है ना, ड्राइंग बना देते हैं, इससे क्या होता है आपको याद रहती हैं चीज़ें। ये कोई मोटू जी हैं, ठीक है, इनका पेट निकला हुआ है। क्यों निकला हुआ है, क्योंकि ये कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, ना तो ये खेल रहे हैं, ना कोई व्यायाम कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, इस वजह से इनका जो पेट है वो बाहर की ओर निकला हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, जो हमारा खेल और व्यायाम है, अगर ये लगातार खेलेंगे, व्यायाम करेंगे, तो ये इनका जो है पेट कम हो जाएगा। तो शारीरिक विकास को ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। वंशानुक्रम, वंशानुक्रम का मतलब है जो आपकी जेनेटिक्स होता है। जैसे मान लीजिए आपके माता पिता के बाल नहीं है, पिताजी के बाल क्या है कि बहुत जल्दी झड़ गए हैं, तो ये मानकर चलिए कि आपके भी बाल जो हैं 30-35 की उम्र तक जा करके झड़ जाएंगे। क्यों झड़ जाएंगे, क्योंकि ये वंशानुक्रम की बात होती है।
वातावरण, अब कुछ लोग कहते हैं अरे सही है सर, हम ग्वालियर में रहते हैं, ग्वालियर का पानी बड़ा खराब है। अब ये हम नहीं कह रहे हैं मतलब खराब है, सुना है हमने कि ग्वालियर का पानी बहुत खराब है सर, हमारे बाल बहुत झड़ जाते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ का वातावरण जो है वो इस तरह से है कि उनके बाल झड़ रहे हैं और उनको ये लग रहा है कि ग्वालियर का पानी खराब है, ग्वालियर का वातावरण खराब है, ठीक है ना? तो इस तरह की बातें जो है शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाली ये सारे कारक होते हैं। अब ग्वालियर वाले गुस्सा मत हो जाना कि सर ने ग्वालियर की बुराई कर दी, नहीं भैया ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये हम एक उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं, ठीक है ना? बाकी हमको जो भाषा है ना, वो टीकमगढ़ वाले लोगों की बहुत अच्छी लगती है। टीकमगढ़ साइड, झांसी चले जाइए, टीकमगढ़, हाँ, जालौन, ये क्या नाम है, ललितपुर चले जाइए, ये लोग मतलब बड़े प्यार से बोलते हैं। हाँ सर, हम ऐसा कह रहे थे, इसको करना है कि नहीं करना है, मतलब बहुत अच्छा लगता है हम जब बात करते हैं। हमारे पास कॉल आते हैं पीडीएफ के लिए, उस साइड के लोग जो होते हैं, ठीक है ना, झांसी वासी के आसपास के लोग, तो ये बड़े प्यार से बात करते हैं, तो इनकी भाषा हमको बहुत अच्छी लगती है, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 12 देखिए, टीकमगढ़ हो गया, छतरपुर हो गया, ठीक है? इन लोगों की लैंग्वेज जो है ना बहुत अच्छी रहती है, बात करने का तरीका बहुत अच्छा रहता है, फ्लुएंसी जो होती है। चलिए 12 नंबर, बालक के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, यानी बालक का विकास कैसे होगा, इनमें से सत्य कथन आपको चुन करके बताना है। चलिए देखिए, विकास के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए, विकास एक सतत प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन बी, विकास केवल आनुवंशिकी का परिणाम है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास की गति बालक और बालिकाओं में एक समान होती है। आइए ऑप्शन क्वेश्चन देखिए, पहले क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सत्य है, यानी कि सत्य कथन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है? इनमें से एक कथन सत्य होगा, वो सत्य कथन कौन सा है? आइए आंसर देखें। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। हमेशा विकास जीरो से शुरू होगा और हाई लेवल तक जाएगा, ठीक है ना? तो पहले सामान्य रहेगा, एकदम सिंपल रहेगा, फिर वो विकास बढ़ते बढ़ते सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। यही विकास का सिद्धांत है। अब आगे देखते हैं ये बाकी के ऑप्शन गलत क्यों हैं। विकास सतत प्रक्रिया नहीं है, बिल्कुल गलत। विकास एक सतत प्रक्रिया, यानी कि जब बालक जन्म लेता है और जब बालक मृत्यु को प्राप्त होता है तो कुछ ना कुछ वो सीखता रहता है, हर बार उसको जो है विकास उसका होता रहता है। तो विकास एक जीवन भर चलने वाली सतत प्रक्रिया है। विकास केवल आनुवंशिकी का परिणाम है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि बाल उसके झड़ रहे हैं तो केवल इसीलिए झड़ रहे हैं क्योंकि उसके पापा के पहले झड़ गए थे, तो केवल आनुवंशिकी का इफेक्ट नहीं है। हो सकता है आपकी खान पान खराब हो, आप ड्रिंक कर रहे हो, आप जो है धूम्रपान कर रहे हो, इस वजह से बाल झड़ रहे हो, तो ऐसा भी होता है। तो केवल शब्द लगा है, यानी कि ये नेगेटिव है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद विकास की गति बालक और बालिकाओं में एक समान होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी किसी बालक में बहुत जल्दी विकास हो जाता है, किसी किसी बालिका में बहुत धीरे से विकास होता है। तो विकास की गति अलग अलग होती है, लेकिन सतत होती है, लगातार होती रहती है, ठीक है? तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्तर बाल्यावस्था का काल क्या होता है, यानी जो उत्तर बाल्यावस्था है वो कब से कब तक रहती है? 11 से 15 वर्ष, 4 से 7 वर्ष, 6 से 12 या फिर 2 से 6 वर्ष? आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6 से 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसे हम उत्तर बाल्यावस्था के अंतर्गत रखते हैं। चलिए 14 नंबर देखिए, विकास सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पाद होता है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विकास सामाजिक अंतःक्रियाओं का एक उत्पाद होता है, किसने कहा था? आइए ऑप्शन देखें। स्किनर ने, वाइगॉस्की ने, बुंड ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाइगॉस्की महोदय के द्वारा कहा गया था। क्या कहा गया था? कि विकास जो है वो सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पाद होता है। आगे बढ़िए, ये फैक्ट वाला प्रश्न था, इसमें क्या ही समझाना था। नंबर 15, मनोसामाजिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये भी आपका एक फैक्ट वाला प्रश्न है कि जो मनोसामाजिक सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया था? वाटसन के द्वारा, फ्राइड के द्वारा, एरिक इरिक्सन के द्वारा, या फिर कोई नहीं? आइए आंसर देखिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एरिक इरिक्सन के द्वारा जो है ये आपका मनोसामाजिक सिद्धांत दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, करके सीखना तब होता है जब अधिगम क्या हो, यानी बालक अगर करके सीख रहा है तो कब होगा ये? इस तरह के अधिगम को हम क्या कहेंगे? तो रटना, प्रासंगिक एवं व्यवहारिक, शिक्षक केंद्रित, या फिर उपरोक्त सभी? आइए आंसर देखिए, फिर आपको क्लियर समझाते हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी प्रासंगिक और व्यवहारिक। बालक जो है वो करके कब सीखेगा? जब उसके व्यवहार में वो चीज़ें होंगी। अब व्यवहार में उसके क्रिएटिविटी है ही नहीं, मतलब बालक करके सीखने चाहता ही नहीं है, उसके व्यवहार में है ही नहीं, आप कितना भी सिखा लो उसके समझ में नहीं आएगा। तो करके सीखना तभी होगा जब बालक को प्रासंगिक चीज़ें दिखाई देंगी और उसके व्यवहार में होगा, ठीक है? और व्यवहार में कौन लेकर के आता है? जो शिक्षक होते हैं, जो माता पिता होते हैं, वो उसके व्यवहार में इन चीज़ों को लेकर के आते हैं कि भाई तुमको करके सीखना है। कोई चीज़ आप जो है मान लीजिए काखा गाघा लिख रहे हो तो बार बार लिखो तो आपको सीख जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो करके सीखना प्रासंगिक एवं व्यवहारिक होता है, यह बात आपको याद रखनी है। चलिए नंबर 17,
ये भी फैक्ट वाला प्रश्न आ गया। ये तो आपकी योजनाओं को हमने अलग से कवर कर रखा है अपने पीडीएफ के अंदर, तो योजना वाली पीडीएफ जरूर देख लेना। लगभग टॉप 100 योजनाएं आपको लगभग 23 से 24 पीडीएफ दी जाएंगी जब आप पीडीएफ परचेज करेंगे, तो उसमें योजनाओं की अलग से पीडीएफ हमने बना रखी है, ठीक है ना। तो वो योजनाएं आप जरूर देख लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो योजनाएं आपके एग्जाम में आने वाली, उसको हमने कवर किया है। देखिए, मुख्यमंत्री लाडली योजना 2.0 की शुरुआत कब हुई थी? डेट पूछा है आपसे, 2020, 2006, 2005 या फिर 2022। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2022 में मुख्यमंत्री लाडली योजना 2.0 की शुरुआत हुई थी, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 18। पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित क्या होता है? पियाजे महोदय ने कहा है कि अहम केंद्रित क्या होता है, यही पूछा। देखिए, बालक विश्व का केंद्र है और हर चीज उसके इर्द गिर्द घूमती है। क्या यह कहा था पियाजे महोदय ने, या फिर संवेदीगामक अवस्था को ही उन्होंने अहम केंद्रित अवस्था कहा है, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इन्होंने कहा है जो बालक है, ठीक है, जो बालक है वो विश्व का केंद्र है और सारी चीज़ें उसके इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। ये बालक ही आगे चल करके मनुष्य, मतलब कि जो है कह सकते हैं व्यक्ति बनता है और नई नई चीज़ें करता है। यही बालक आगे बढ़ करके वैज्ञानिक बनता है, यही बालक आगे बढ़ करके एसआई बनता है, यही महिला, जो बालक का महिला है, आगे बढ़ करके सुपरवाइजर बनती है। यानी पूरा विश्व जो है वो इसी बालक के इर्द गिर्द घूम रहा है। किसने कहा था? पियाजे महोदय ने कहा था। आगे बढ़िए, अगला देखिए, 19 नंबर। ज़्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द किस उम्र में बोलना शुरू करते हैं? यानी कि जैसे कि सार्थक शब्द का अर्थ है कि जिसका कोई अर्थ निकलता हो। ऐसे तो बालक शुरू से ही बोलना शुरू कर देता है। 4 महीने का बालक होता है, कुछ ना गूं गूं करता ही रहता है, ठीक है। लेकिन प्रथम सार्थक शब्द किस उम्र में बालक बोलता है? एवरेज उम्र बोल रहे हैं, 4 से 6 महीने में, 16 से 18 महीने में, 10 से 13 महीने में, या फिर 2 से 3 महीने में। आइए आंसर देखें, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। 10 से 13 महीने के बीच में बालक जो है सार्थक शब्द बोलने लगता है। पापा बोलने लगता है, मम्मा बोलने लगता है, ठीक है, पानी बोलने लगता है। ये सब कब बोलने लगता है? ये एज कब होती है? तो ये एज 10 से 13 महीने की, जब 1 साल का बालक हो जाता है तो ये सारी चीज़ें वह बोलने लगता है। तो सार्थक शब्दों की उम्र कौन सी होगी? 10 से 13 महीने। आगे देखिए, साल नहीं है, महीने हैं, ध्यान रखना, नहीं तो लोग कन्फ्यूज हैं। 10 से 13 साल में भाई बोलना तो शुरू कर देता है 10 से 13 महीने के बीच में। चलिए, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? नहीं पूछा गया, बड़े ध्यान से देखना क्वेश्चन, यहीं पर लोग गड़बड़ कर जाते हैं। शैशवावस्था यानी कि 1 साल तक की जो उम्र होती है शैशवावस्था के अंतर्गत रखते हैं हम। तो क्या उसकी विशेषता नहीं है? अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, ये तो बहुत अच्छी विशेषता है। बच्चा 1 साल से लेकर के 2.5 साल 3 साल का जो बच्चा होता है बहुत जल्दी सीखता है, ठीक है। तो ये तो विशेषता ही है, ये तो ठीक है। उसके बाद में जिज्ञासा की प्रवृत्ति, बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है। हर बार नई चीज़ें सीखने की उसकी जिज्ञासा होती है, उसकी इच्छा शक्ति बहुत तीव्र होती है, जो 1 से 2.5 साल 3 साल का बच्चा होता है। चिंतन प्रक्रिया, फिर सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। अब चिंतन प्रक्रिया नहीं होती है। चिंतन प्रक्रिया का अर्थ है कि सोचने समझने की प्रक्रिया। इसके अंदर इस वक्त सोचने समझने की प्रक्रिया नहीं रहती है। अब वो ये नहीं सोचेगा कि अगर पाई का मान 3.14 होता है तो क्यों होता है, ठीक है ना। तो ये चिंतन की प्रक्रिया उसके अंदर नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। यही आपसे पूछा कि कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 21, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? 4 सिद्धांत दिए गए हैं, आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। आइए आंसर देखें। देखिए, विशिष्ट से सामान्य की ओर, निरंतरता का सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत, या फिर एकीकरण का सिद्धांत। कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता है विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, उल्टा दे रखा है, ठीक है। यानी चीज़ें जीरो से स्टार्ट होती हैं और हाई लेवल तक जाती हैं, ना कि हाई लेवल से जीरो तक आती हैं, ठीक है। तो जीरो से स्टार्ट होंगी, फिर और बढ़ेंगी, फिर और बढ़ेंगी, फिर और बढ़ेंगी, फिर और बढ़ेंगी। इस तरह से जीरो से शुरू होकर के हाई लेवल तक जाता है, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर ये विकास का सिद्धांत कार्य करता है। चलिए, नंबर 22 देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? कुल मिलाकर के आपसे फैक्ट वाला प्रश्न पूछा है। भोपाल, पुणे, नई दिल्ली, कोलकाता। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि राष्ट्रीय बाल आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षा शास्त्र किसका अध्ययन है? किस चीज का अध्ययन करना ही शिक्षा शास्त्र कहलाता है? शिक्षा का, छात्रों को गाइड करने का, शिक्षण विधि का, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी है विकल्प पर विचार का। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शिक्षण विधि का अध्ययन करना ही शिक्षा शास्त्र कहलाता है, यानी कि आपको बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे सिखाना है, इस चीज का अध्ययन करना ही शिक्षा शास्त्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। चलिए, 24 नंबर प्रश्न देखिए, विकार से संबंधित प्रश्न पूछा है। देखिए, डिसेबिलिटी से, उस विकार का क्या नाम है
जिसमें व्यक्ति बुनियादी गणितीय संक्रियाएं करने में असमर्थ हो जाता है, यानी कि छोटी छोटी कैलकुलेशंस भी नहीं कर सकता है। इस तरह के विकार को हम क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया कहते हैं, डिसकैलकुलिया कहते हैं, डिस्मॉर्फिया कहते हैं या फिर डिसलेक्सिया कहते हैं। अब इन चारों के बारे में आपको पीडीएफ में पूरा अच्छे से समझा रखा है, ठीक है? तो अब यहाँ से दोबारा से समझाने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों ने पीडीएफ पढ़ लिया होगा उनको समझ में सारी चीज़ें आ गई होंगी और वो आंसर भी लगा चुके होंगे, ठीक है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिसकैलकुलिया होता है। डिसकैलकुलिया क्या होता है? जो बच्चा होता है वो प्लस माइनस गुणा भाग करना भी नहीं जानता है। जो बेसिक आपकी चीज़ होती है, बेसिक जो कैलकुलेशन होती है, वो भी जब नहीं कर पाते हैं तो इस तरह के रोग को हम डिसकैलकुलिया कहते हैं। इस तरह के विकार को डिसकैलकुलिया कहते हैं। 25 नंबर देखिए, बाल विवाह की रोकथाम हेतु भारत सरकार के द्वारा बाल विवाह निषेध एक्ट कब पारित किया गया था? डेट आपसे पूछी है और सारे एक्ट हमने करा रखे हैं, अलग से एक्ट की पीडीएफ दे रखी है, ठीक है? उसमें एक्ट ही एक्ट है, लगभग 100 प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट जो एक्ट के प्रश्न हैं वो हमने कवर कर रखे हैं। देखिए 2004 में, 2020 में, 2005, 2006। तो कब इस एक्ट को लागू किया गया था? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2006 में बाल विवाह के रोकथाम हेतु भारत सरकार के द्वारा बाल विवाह निषेध अधिनियम लागू किया गया था। डेट याद रखना 2006। चलिए 26 नंबर देखिए, दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2016 के तहत किस प्रकार की दिव्यांगता को 21 प्रकार की दिव्यांगताओं के अंतर्गत रखा गया है? कौन सी ऐसी दिव्यांगताएं हैं? कुल मिलाकर के 21 दिव्यांगताएं मान्य की गई हैं। कौन सी ऐसी दिव्यांगता है? चलिए, मानसिक अक्षमता, मानसिक अक्षमता है, ठीक है? मानसिक अक्षमता, अधिगम अक्षमता, एसिड अटैक से पीड़ित अक्षमता या फिर उपरोक्त सभी। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। ये सारी अक्षमताएं 21 प्रकार की दिव्यांगता के अंतर्गत आती हैं। मानसिक अक्षमता, अधिगम अक्षमता, पढ़ने में कोई दिक्कत हो रही है, आप मेंटल कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर उस पर एसिड फेंक दिया गया है, इसको भी दिव्यांगता के अंतर्गत ही रखा जाता है। चलिए 27 नंबर देखिए, देखिए शिक्षा मंत्रालय दिव्यांग सरकारी शैक्षिक संस्थान या सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है? दिव्यांग लोगों के लिए शिक्षा मंत्रालय के द्वारा कितना आरक्षण रखा गया है? 4%, 5, 6 या फिर उपरोक्त सभी? आंसर की बात करें, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4% जो है आरक्षण दे रखा है शिक्षा मंत्रालय ने दिव्यांग सरकारी एवं शैक्षिक संस्थान के लोगों को। चलिए 28 नंबर देखिए, हार्वर्ड गार्डनर आ गए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत किस पर बल देता है? हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, ठीक है? तो किस पर जोर देता है? सामान्य बुद्धि पर, शिक्षार्थियों में अनुबंध कौशल पर, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। विलक्षण का अर्थ है कि हर व्यक्ति के पास में कुछ ना कुछ नई चीज़ें होती हैं, दूसरों से अलग कुछ ना कुछ जरूर होता है, कुछ ना कुछ योग्यता उसके अंदर एक्स्ट्रा होती है, ठीक है? जैसे अगर कोई पढ़ने में कमज़ोर है तो समझ लीजिए ड्राइंग में बहुत अच्छा होगा, कोई ड्राइंग में बहुत अच्छा है तो समझ लीजिए खेलने में कमज़ोर होगा, खेलने में बहुत अच्छा है तो वो पढ़ने में कमज़ोर होगा। यानी कि एक ना एक विलक्षण योग्यता हर एक व्यक्ति के अंतर्गत होती है और ये हार्वर्ड गार्डनर महोदय के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाने वाला है। चलिए 29 नंबर देखिए, समझ में आ रहा है ना सभी बहनों के? सबको समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे सब लोग, ठीक है? और जिसके पास नोटिफिकेशन नहीं जा पाता है, पहली बात तो आप नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए, दबा लेंगे तो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा जैसे ही क्लास अपलोड होगी। अगर नहीं पहुंच पा रहा तो टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से, उसको सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर तुरंत लिंक डाल दी जाती है, वीडियो जैसे डलता है तुरंत लिंक डाल देते हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है? चलिए 29, किशोरावस्था के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? किशोरावस्था का मतलब समझ रहे हैं? 18+, 16+, ये सब क्या है? किशोरावस्था के बालक होते हैं। पूछा गया कौन सा असत्य है? आत्मचेतना कम हो जाती है? नहीं भैया, ऐसा थोड़ी होता है कि सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, और तेज होती है सोचने समझने की क्षमता, याद करने की क्षमता और तेज होती है किशोरावस्था में, ठीक है? चलिए, बुद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करती है, ये भी बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही बात है। बुद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करती है, यानी बहुत ज़्यादा अपन लोग इसमें एक्टिव रहते हैं। कई नवीन आंतरिक तथा बाह्य परिवर्तन देखने को मिलते हैं, बिल्कुल देखने को मिलते हैं। हमारा शरीर मजबूत होता है, हमारी आवाज़ भारी होने लगती है, ये सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं किशोरावस्था में। और वह आयु अत्यधिक संवेगात्मक होती है, यानी हम बहुत इमोशनल होते हैं। इमोशनल के बारे में तो क्या ही कहना, सब लोग जानते होंगे, ठीक है ना? जरा सा किसी ने कुछ कह दिया कि बेटा तुम्हारा तो सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो तुम्हारे चेहरे पर जो ये मुस्कान है ना, वो तुरंत इस तरह से डाउन हो जाती है, ठीक है ना? ड्राइंग अच्छी लग रही है, ड्राइंग के थ्रू आपको समझाते हैं, इससे आपको हमेशा याद रहे, ठीक है? तो हमारी जो आयु होती है, ये जो किशोरावस्था की एज होती है, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, बहुत ज़्यादा संवेगात्मक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यही आपसे पूछा है कि असत्य कौन सा है। तो आत्मचेतना कभी भी कम नहीं होती, बल्कि और तेज होती है, ठीक है भाई? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी?
कब आपका यूनिवर्सल टीकाकरण का कार्यक्रम चालू हुआ था, यूनिवर्सल वैक्सीनेशन का कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, वर्ष 2000 में, 1985 में, 1978 में या फिर 1975 में। आइए आंसर देखिए, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1985 में यूनिवर्सल वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू किया गया था। फैक्ट वाला यह प्रश्न था। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। शेयर सबको करना है, हर एक व्यक्ति को अपने कम से कम 2 से 3 जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें इसको शेयर करना है वीडियो को। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लेना है। लाइक नहीं किया तो तुरंत लाइक कर दीजिए, सभी बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है। और ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, मतलब हमारी टीम का व्हाट्सएप नंबर है। इस पर मैसेज करके आप जो है नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स जरूर मंगा लीजिए क्योंकि वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने में, क्लियर करने में। ठीक है, चलिए नीचे टेलीग्राम चैनल के लिंक देखिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगला प्रैक्टिस सेट आपका बहुत जल्द आने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।